तो अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 ऑफ व्हाट GS1 टेस्ट नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इससे हमारे पास GS1 का पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो चुका है भाई। हमने 3 पार्ट में किए है ना, जहाँ पर टोटल हमने 60 क्वेश्चंस किए हैं तीनों पार्ट में, 20 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, तो ये 60 क्वेश्चन जो है ना, अगर हम देखें कि भाई 20 क्वेश्चन जो जीएस पेपर 1 में आएंगे, इसमें से 60 में से अगर आप समझो कि आप 50-40 क्वेश्चन का भी अगर कंटेंट आप रिकॉल करते हो, तो इस 20 क्वेश्चन में सपोज हमने माना कि 4 क्वेश्चन बाहर से आए, कोई नहीं जाना उनको, कहीं से समझ नहीं आया, लेकिन बाकी की जो 16 क्वेश्चन बचे वहां पे आपकी प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है भाई। 16 में से लगभग अगर क्वेश्चन आ रहे हैं जान पहचान के, तो उसमें से 12 या फिर 13 क्वेश्चन होंगे प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड होंगे। मतलब आप 40 क्वेश्चन का कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर दिस 12 to 13 क्वेश्चन। ओके, तो बहुत बड़ा नंबर है भाई। अगर हम 12 to 13 क्वेश्चन देखें, तो अगर हम एक क्वेश्चन में हमारे पास अगर हम एवरेज मार्क्स अब 5.5 लेते हैं, 15 अभी हम 15 मार्कर्स भी होंगे और 10 मार्कर्स भी होंगे, इंटू अगर 12 करता हूँ तो ये 60 है ना, 60 और 66.6 के आसपास आ रहा है भाई। ठीक है, और इनमें से अगर मैं देखूं बाकी जितने भी 4-5 क्वेश्चन और भी 7-8 क्वेश्चन है, उसमें से अगर मैं देखूँ 3 क्वेश्चन ईच, अगर एक एवरेज आदमी के लिए बात करूँ 7 3 या 21, तो मैं अगर देखूँ तो 66.6 और 21 ये होता है 87.6। तो 87.6 से लेके 100 तक का मार्क्स अच्छा होता है भाई एज कम्पेयर टू मेरे मानना में भाई। बिकॉज शुरुआती स्टेज में तो यही बढ़िया बेस्ट होता है कि हम लोग मिनिमम चीज़ें करें, और मैक्सिमम मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करना है, वहाँ से कंटेंट समझना है, वहाँ से हमको कंटेंट में लिखना क्या है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कहाँ पे डायग्राम्स की ज़रूरत है, कहाँ पे हमको कौन सा चीज़ का इलाबोरेशन करना है, उसको हमको सीखना है। और ये हमको लगभग 90 से लेकर 100 तक के मार्क्स तक ले आते हैं। और उस 90 से लेकर 100 को आपको 110 120 कैसे करना है, वो तो आपकी मेहनत के ऊपर है। आप कितना कंटेंट एनरिच करते हो, कितना इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो भी सीरीज बना बना के ही आता है यार। ओके, सो इसको कंटिन्यू करते हैं भाई। कंटिन्यू करेंगे भाई 16 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज हाउ डज ओशन सैलिनिटी अफेक्ट द डेंसिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट। हमको बात करनी है कि कैसे ओशन सैलिनिटी जो है ये डेंसिटी को अफेक्ट करता है, सर्कुलेशन को अफेक्ट करता है। एंड कैन वेरिएशन इन दी सैलिनिटी अफेक्ट्स मैराइन इकोसिस्टम। जो वेरिएशन है सैलिनिटी में क्या ये अफेक्ट करता है मैराइन इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी को, बायोडाइवर्सिटी को? हाँ, अगर करता है तो कैसे करता है ये हमको बताना है भाई। सो सिंपल सा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है यार, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम ज्योग्राफी के, है ना। अगर कुछ आता है तो ऊपर खाबड़ अजीब से कोई सुने ना हो ऐसे क्वेश्चन आए तो मैक्सिमम सब चीज़ को लोग उसे छोड़ ही देते हैं। सो हमको ध्यान उस चीज़ों पे देखना है जो कि रिपीट होते हैं बार बार। क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के रेफरेंस में, तो इसीलिए हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। ठीक है, सो सबसे पहले अप्रोच में हम ये स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन में बाय मेंशनिंग अबाउट व्हाट इज ओशन सैलिनिटी। डेफिनेशन देंगे यार, डेफिनेशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी। उसके बाद बॉडी में क्या करेंगे, बॉडी में हम बताएंगे अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओशन सैलिनिटी ऑन डेंसिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट। इफेक्ट ऑफ ओशियन salinity on density and circulation of ocean currents। उसके बाद हमको देखना है इम्पैक्ट क्या है भाई इस सैलिनिटी के वेरिएशन का किसके ऊपर, जो मराइन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर। ओके, एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे। कैसे कंक्लूड करेंगे भाई, कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि जो इम्पैक्ट है सैलिनिटी वेरिएशन का मराइन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर वो क्या है, जो हमने जो बताया है बॉडी के अंदर उसी को तरह से समराइज कर देंगे। समराइज द इम्पैक्ट ऑफ सैलिनिटी वेरिएशंस ऑन मराइन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सो स्टार्ट करते हैं भाई, इंट्रोड्यूस करेंगे, बताएंगे ये ओशन सैलिनिटी क्या होता है। सो ओशन सैलिनिटी मतलब इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, इट इज द मेजरमेंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन सी वाटर, है ना, जो कि बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, जैसे कि डेंसिटी को अफेक्ट करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है, बॉइंसी को अफेक्ट करता है ना, और ये सब चीज़ों से ओशन करेंट्स को अफेक्ट करता है। सो व्हाट इज ओशन सैलिनिटी,
ocean salinity refers to the measurement of salt content in seawater that affects the density, freezing point and buoyancy of the water, which in turn impact the ocean current. Density, freezing point, buoyancy of the water. This is what you call salinity, and it is the measurement of the sea content. इसके बाद हम बॉडी में बात करेंगे कि कैसे जो सैलिनिटी है इट अफेक्ट्स द डेंसिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन करेंट्स. Ocean salinity affect on density and circulation. ऐसे लिखते हैं effect of density and circulation, effect of density and circulation of effect of density and circulation of ocean currents. किसका इफेक्ट भाई? ओशियन सैलिनिटी का. सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंस करता है जो डीप ओशन करंट्स हैं उसको ओशियन सैलिनिटी इम्पैक्ट करता है. इन्फ्लुएंस ऑन डीप ओशियन करंट्स, है ना, बिकॉज ओशन सैलिनिटी अफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ सी वाटर. ठीक है, अगर सी वाटर की डेंसिटी को अफेक्ट कर रहा है तो ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी चीज़ फ्लोट करेगी, कौन सी चीज़ सिंक करेगी. एंड जो डीप ओशन करंट्स होते हैं जो कि बहुत क्रूशियल होते हैं हीट ट्रांसपोर्ट के लिए एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के लिए, वो इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय दी सैलिनिटी. तो यहाँ पे लेते हैं ocean deep ocean currents are crucial for heat transport and global climate and influenced by salinity. Deep ocean currents which are crucial for heat transport and global climate are influenced by salinity. ओके, हीट ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करता है, ग्लोबल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, और जो सिंकिंग ऑफ द हाई डेंसिटी सरफेस वाटर है उसको भी अफेक्ट करता है सैलिनिटी भाई. बिकॉज इन द रीजन्स जहाँ पे हाई सैलिनिटी सरफेस वाटर है ना, वो कूल होता है. ठीक है ना भाई, डेंसिटी ज़्यादा है, वो ठंडा हुआ नीचे रहेगा तो, एंड डेंस नब तो वो कूल रहेगा. कैन सिंक एंड ग्रेट दैप्थ एंड सर्कुल ड्राइविंग सर्कुलेशन पैटर्न. ठीक है ना, सो जो सिंकिंग होता है हाई सैलिनिटी सरफेस वाटर का, वो क्या करता है, सर्कुलेशन को ड्राइव करता है. सो इस प्रकार से ओशन सैलिनिटी जो है वो सर्कुलेशन में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई. सिंकिंग ऑफ हाई सैलिनिटी
sinking of high salinity surface water. Okay, it drives circulation pattern, drives circulation पैटर्न। और कैसे अफेक्ट करता है? बिकॉज ये वर्टिकल सर्कुलेशन पैटर्न को भी इम्पैक्ट करता है, जिससे क्या हुआ, जैसे कि हम बात करें कि जैसे इंक्रीज सैलिनिटी हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, सो वर्टिकल सर्कुलेशन पैटर्न को अफेक्ट करेगा, जैसे कि थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन हो गया, जो ग्लोबल ओशियन कन्वेयर बेल्ट हो गया, सो वो सब चीज़ों को भी ये इम्पैक्ट करता है। सो increasing salinity enhance density। सो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा सो इट इन्फ्लुएंसिंग वर्टिकल सर्कुलेशन पैटर्न लाइक thermohaline circulation and the global ocean conveyor belt। सो इस प्रकार से जो सैलिनिटी होता है वो इम्पैक्ट करता है डेंसिटी को एंड सर्कुलेशन को, किसके? ओशन करेंट्स को। ना हमको यही बताना है, फर्स्ट पार्ट में ये बोला कि कैसे अफेक्ट करता है ओशन करेंट्स, दूसरी बात है बताना है कि क्या इसका वेरिएशन जो है सैलिनिटी का क्या मैराइन इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है, अगर करता है तो कैसे करता है ये बताना है। सो इफेक्ट ऑन द मैराइन इकोसिस्टम, ओशन सैलिनिटी facts on marine ecosystem। पहला, इट इम्पैक्ट द ऑकरेंस एंड बिहेवियर, बिकॉज सैलिनिटी जो होता है ना वो होता है मार्जिन के ऊपर या फिर आउटसाइड टॉलरेंस रेंज ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। मतलब अगर उससे ज़्यादा हमारे पास सैलिनिटी हो गया तो इट मे चेंज देयर बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन, ये सब चीज़ों को अफेक्ट करता है। इम्पैक्ट ऑन occurrence and behavior, impact on occurrence and behavior, salinities at the margins or outside the tolerance range of a particular species, है ना, तो वहाँ पे वो नहीं रहेंगे। सो विल प्रिवेंट, इसको छोटा सा करके लिख सकते हो भाई, मैं इसको रॉबर्ट लिख रहा हूँ थोड़ा समझ आया बोल के, है ना। प्रिवेंट देयर ऑकरेंस एंड ऑल्सो, ये सब चीज़ें उसकी चेंज ला सकता है, किसके ऊपर? चेंज इन देयर बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन के ऊपर लिमिट ला सकता है। ज़्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि सूटेबल रीजन में नहीं रहेंगे तो कहाँ से रिप्रोड्यूस करेंगे। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, impact on occurrence and behavior, okay, और limit reproduction and germination of certain species। ऐसे लिखते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज।
और क्या इफेक्ट करेगा भाई, इट कैन इन्फ्लुएंस द केमिकल बैलेंस, कैन इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल बैलेंस, change in ocean salinity can influence the chemical balance on composition of the sea water। अगर salinity का चेंज हो रहा है तो जो केमिकल बैलेंस है ना, एंड कंपोजिशन है सी वाटर का, ये चेंज हो सकता है जिससे पीएच पे इफेक्ट होगा। सो इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल बैलेंस एंड कंपोजिशन ऑफ सी वाटर दैट विल अफेक्ट व्हाट, ये अफेक्ट करेगा उसके पीएच को। केमिकल बैलेंस मतलब पीएच लेवल को अफेक्ट करेगा। जब पीएच लेवल की बात होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है जो कि पीएच लेवल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो कोरल रीफ होते हैं। तो कोरल रीफ का जो हेल्थ होगा वो भी हैम्पर हो सकता है। और क्या कर सकते हैं भाई, ये ऑक्सीजनेटेड जो डिप्लीटेड जोन्स होते हैं, सैलिनिटी का जब वेरिएशन होता है, इससे क्या हो सकता है भाई, फॉर्मेशन हो सकता है ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन, जहाँ पे क्या होता है मेराइन इकोसिस्टम बहुत ना के बराबर मिलते हैं यार। कि भाई सैलिनिटी में ऑक्सीजन कैसे होगा यार, सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन्स negatively impacting marine life in those areas। और क्या कर सकता है सैलिनिटी भाई, इट कैन अल्टर द न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जिससे क्या होगा जो वाटर का पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन है वो अफेक्ट हो सकता है। मतलब जो एल्यूटेड सैलिनिटी होता है ना, इट इम्पैक्ट वाटर सर्कुलेशन पैटर्न एंड ऑल्सो द न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। एलिवेटेड salinity alters water density, impacting water circulation pattern and nutrient distribution। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जब हम मॉनिटर करते हैं ओशन सैलिनिटी को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर व्हाट, फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिडिक्टिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस ऑन मराइन इकोसिस्टम, है ना। और इसका जो इम्पैक्ट है भाई क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको वो भी बहुत आसान हो जाता है जब इसको हम मॉनिटर करते हैं तो। सो ये इम्पॉर्टेंट है, हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं भाई इसका, मॉनिटरिंग ओशियन salinity is important for understanding and predicting short and long term influence on marine ecosystems and the impact of climate change on ocean circulation। ओके, सो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन था हाउ डज सैलिनिटी अफेक्ट्स द डेंसिटी एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट। हमने देखा कि कैसे अफेक्ट करता है भाई, इट इन्फ्लुएंस द डीप ओशन करंट्स एंड हाई सैलिनिटी जो सिंकिंग होती है हाई सैलिनिटी वाटर की, वो क्या करता है, वो ड्राइव करता है सर्कुलेशन पैटर्न्स को। और हमने देखा कि कैसे ये वर्टिकल सर्कुलेशन पैटर्न को भी अफेक्ट करता है। हमने देखा उसके बाद बायोडाइवर्सिटी को कैसे अफेक्ट करता है भाई, ये उनके ऑकरेंस को, उनके बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ये केमिकल बैलेंस को अफेक्ट करता है जिससे पीएच को अफेक्ट करता है, और इंटेंस कोरल रीफ के हेल्थ को अफेक्ट करता है। और क्या करता है भाई, ऑक्सीजन डिप्लीटेड जोन्स का फॉर्मेशन होता है जिससे वहाँ पे ना के बराबर मराइन इकोसिस्टम पाए जाते हैं। और क्या करेगा, ये न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी अफेक्ट करता है। सो ये सब चीज़ें हमने बात कर ली है। लास्ट में कंक्लूड किया बाय मेंशनिंग अबाउट द मॉनिटरिंग
का इम्पोर्टेंस क्या है ओशन सैलिनिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है द हिमालयाज हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज हिंडर्ड बाय चैलेंजेस एविडेंस बाय रिसेंट इवेंट इन जोशीमठ। जो जोशीमठ का जो हमारे पास है, जिसमें जोशीमठ की सिंकिंग हो रही है, वो हाइड्रो वाटर पोटेंशियल को ठीक से हमारे पास यूज़ करने में हमको हेल्प कर नहीं कर रहा है भाई। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द हाइड्रो वाटर और इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल। हमको क्या करना है, हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल को एनालाइज करना है इन इंडियाज हिमालयन रीजन एंड डिस्कस द फैक्टर लिमिटिंग इट्स फुल यूटिलाइजेशन। ठीक है, हाइड्रो वाटर पोटेंशियल कितना है इसकी बात करनी है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको लिमिट कर रहे हैं और उसके फुल यूटिलाइजेशन को। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारा अप्रोच क्या होगा भाई, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय मेंशनिंग अबाउट दी जो हिमालय रीजन है उसका हाइड्रो वाटर पोटेंशियल क्या है। हाइड्रो पावर, सॉरी नॉट हाइड्रो वाटर, हाइड्रो पावर potential in the Himalayan region। ओके, हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन द हिमालयन रीजन, प्लस इसके साथ हम जोशीमठ का कॉन्टेंट्स की बात करेंगे कि जैसे जोशीमठ में जो लैंड सब्सिडेंस हो रहा है उसकी वजह से हम इसको ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट दी हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल की, हिमालयन रीजन का हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल ऑफ हिमालयन रीजन। उसके बाद किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ऑफ द फैक्टर्स दैट लिमिट द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस हाइड्रो पावर पोटेंशियल। फैक्टर लिमिटिंग द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ दिस हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग about the importance of addressing the challenges, importance of addressing the challenges जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है, जिससे हम फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। सो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे बताएंगे कि भाई इंडिया का जो हाइड्रो वाटर पोटेंशियल है, सॉरी हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो क्या है। सो इंडियाज हिमालयन region hold immense hydropower potential, एक डाटा के साथ about 79% of the country's total हाइड्रो पावर है ना, टोटल हाइड्रो पावर का इस कंट्री के 79% जो पोटेंशियल है वो हिमालयन रीजन में है। बट हम आज भी उसके पूरे पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पाते, येट ओनली 16% हैज़ बीन ट्रैप्ड। ओके, हम बात करेंगे अबाउट दी रिसेंट है ना इवेंट की। तो हिमालयन रीजन्स है दे आर आइडियल फॉर हाइड्रो पावर, बट जो सिंकिंग ऑफ जोशीमठ है इट हैज रेज कंसर्न अबाउट अमॉन्ग द साइंटिस्ट। द हिमालयन रीजन और हिमालयास आर आइडियल फॉर generating hydropower, but the sinking of Josimath has raised concerns among साइंटिस्ट। अगर हम बात करें हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल ऑफ हिमालयास की, हाइड्रो पावर
जनरेशन पोटेंशियल ऑफ हिमालयस की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पोटेंशियल क्यों है भाई? बिकॉज वहाँ पे अबंडेंट वाटर रिसोर्स है, जैसे कि रिसोर्सेज में इंक्लूड करता है ग्लेशियर, रिवर्स, ओके, abundant water resources including glaciers and rivers which offset a great potential for hydropower generation। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और क्या है भाई? फेवरेबल टोपोग्राफी है, मतलब फेवरेबल टोपोग्राफी। फेवरेबल टोपोग्राफी का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस है ना वो आइडियल है। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ का जो लैंड है, जो पोजीशन है माउंटेन्स का, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन। ओके, सो इससे क्या हो रहा है भाई, है ना, बहुत ज़्यादा आइडियल कंडीशन है भाई, प्रोवाइड्स एन आइडियल कंडीशन फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर development of hydropower projects एंड हाई रेनफॉल एंड स्नोफॉल होता है इस रीजन में, है ना। एंड हाई रेनफॉल एंड स्नोफॉल से क्या होता है, जो कि ड्यूरिंग मानसून होता है, इट इंक्रीज द वाटर इनफ्लो, एंड जब वाटर इनफ्लो ज़्यादा होगा तो हाइड्रो पावर जनरेशन भी ज़्यादा होगा भाई। ओके, दो हिमालयन रीजन्स हैं, द Himalayan regions experience high rainfall and snowfall. Experience high rainfall and snowfall, especially during the monsoon. Especially during monsoon, which increase water inflow and boosting the hydropower generation, which increase water inflow and boosting hydropower potential, and प्रॉक्सिमिटी जो है टू द रिवर इज ऑल्सो, है ना, मेजर रिवर्स है प्रॉक्सिमिटी है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, जिनका हाई फ्लो रेट होता है, विल, जिससे क्या होगा और भी ज़्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल को एनहांसमेंट मिलेगा। सो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है हिमालयस के अंदर, बिकॉज दे हैव प्रॉक्सिमिटी टू द मेजर रिवर्स। Such as Gangas, Brahmaputra and Indus, which have a high flow rate, further enhance its हाइड्रो पावर पोटेंशियल। गंगा है, ब्रह्मपुत्र, इंडस है, जिनका हाई फ्लो रेट होता है। सो ये सब हमारे पास देखें कि कैसे हमारे पास जो हिमालयाज हैं, दे प्रोवाइड अ फेवरेबल कंडीशन, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, अबंडेंट वाटर रिसोर्स है, फेवरेबल टोपोग्राफी है ना, हाई रेनफॉल होता है, प्रॉक्सिमिटी टू रिवर है, जिससे इनका वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है ना। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट कर रहे हैं हमको इनके फुल यूटिलाइजेशन
से। सो फैक्टर लिमिटिंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हाइड्रो पावर पोटेंशियल तो पहला है हमारे पास जो जियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, बिकॉज यहाँ पे जो फ्रेजाइल माउंटेन स्लोप्स होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक एक्टिविटी, मतलब जो सेस्मिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे है ना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, ऑपरेशन उनको करते रहेंगे, उसमें एक चैलेंजेस देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल है ना सिस्टम वहाँ का जो है बहुत फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल माउंटेन स्लोप्स एंड seismic activity in the Himalayas pose construction and operation mountain slope net post construction and operational challenges। और क्या क्या लिमिटिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पे यार, जो डिस्प्लेसमेंट का इशू है वो भी एक तरह से हमारे पास रोक रहा है उसके फुल यूटिलाइजेशन को, वहाँ का जो हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल है उसको, बिकॉज लार्ज रिजर्वायर जो हम बनाते हैं जैसे कि डैम्स बनाते हैं वो डिस्प्लेसमेंट मांगता है किसका, लोकल कम्युनिटीज़ का, जिससे उनका लॉस होता है कल्चर का। तो एक भी तरह से चैलेंज है, जैसे कि हमारे पास जो टिहरी डैम जब बना था बहुत ज़्यादा ये हुआ था भाई, हमको वहाँ से नहीं छोड़ना है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। So large reservoirs created by dams can lead to the displacement of local communities and the loss of cultural heritage। ओके और क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है, बिकॉज अगर हम जियो थर्मल एनर्जी पोटेंशियल को वहाँ पे हम टैप करने की कोशिश करें सो हम नहीं ले पाएंगे, बिकॉज हमारे पास उतने ज़्यादा रिसर्च हमारे पास अवेलेबल नहीं है ब्रो। सो डिस्प्लेसमेंट इशू है भाई, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स लिमिट कर रहे हैं, जोग्राफिकल चैलेंजेस हैं, डिस्प्लेसमेंट इशूज़ हैं, और जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी है इस रीजन में बहुत ज़्यादा, बिकॉज दे आर ससेप्टेबल, दिस रीजन इज ससेप्टेबल टू सेस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइक हम लोग जो जोशी मत का जो इंसिडेंट देख रहे हैं जिसमें हमारा लैंड सब्सिडेंस हो रहा है, साइंटिस्ट और जो इन्वायरमेंटलिस्ट है ना वो बोलते हैं कि एक्सकवेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है ना, ये सब जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं विथ इंसिडेंट लाइक जोशीमठ। Scientists and environmentalists argue that the excavation and construction activities contributes to geological instability, है ना। और यहाँ पे एक और चैलेंज ये है बिकॉज देयर आर रिस्क ऑफ है ना ग्लेशियर बस्टिंग देखने को मिलता है, सो उसके हिसाब से हमारे पास बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई। द इंसिडेंट ऑफ ग्लेशियर बस्टिंग इन ऋषिगंगा रिवर occurred 2 years ago and it raised concern about the safety of hydroelectric projects in उत्तराखंड।
So risk of glacier बस्टिंग, एग्जाम्पल के तौर पे जो इंसिडेंट हुआ था ऋषि गंगा वाला, जिसमें एक हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट पूरा तहस नहस हो गया था, द इंसिडेंट ऑफ अ ग्लेशियर बस्टिंग ऑन द ऋषि गंगा रिवर raised concerns about the safety of hydroelectric project in उत्तराखंड। सो ये सब चीज़ें हैं भाई। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ऑल्दो देयर इज नो कंक्लूसिव प्रूफ दैट जो इवेंट हैं जो कि जोशीमठ में हो रहे हैं विल नेसेसरली कर्टेन टू द हाइड्रो पावर कैपेसिटी। क्या ये ऐसा हमेशा ये जो होंगे, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ख़त्म ही कर देंगे। बट हमको बहुत सारे इंक्वायरीज बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। हमको इन्वायरमेंटल इवेल्युएशन करना है, सोशल रिपरकशन के, है ना, हमको इनके रिगार्डिंग अच्छे से इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ऑल्दो there is no conclusive proof that events similar to Joshimath will necessarily curtails the hydropower capacity in the Himalayas, but a prompt, है ना, बट और ऐसे बोलते हैं कि एक एसेंशियल इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। ये दिशा दिखाते हैं हमारे को to essential inquiries regarding the environmental and social repercussions, environmental and social repercussions। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था द हिमालयाज हाइड्रो पावर पोटेंशियल इज हिंडर्ड बाय चैलेंजेस एविडेंस्ड बाय द रिसेंट इवेंट ऑफ जोशीमठ। जोशीमठ में क्या हुआ था भाई? लैंड सब्सिडेंस हुआ था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनालाइज द हाइड्रो पावर जनरेशन पोटेंशियल इन इंडियाज हिमालयन रीजन एंड डिस्कस द फैक्टर लिमिटिंग इट्स फुल यूटिलाइजेशन। फिर जो दो क्वेश्चन से 16 नंबर का एंड 16 का कहाँ से था भाई? ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। एंड 17 का कहाँ से क्वेश्चन था भाई? 17 वाला जो क्वेश्चन था वो भी कहाँ से था? एक प्रकार से ये भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एनालाइज द इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग इन इंस्टेबिलिटी ऑफ एंटार्क्टिक आइस शीट्स। हमको बात करनी है अबाउट दी implications of rising instability of the Antarctic ice sheets on global climate pattern and weather events. Explore its potential ramification on biodiversity, ecosystem and their integrate इंडिपेंडेंसीज की बात करनी है अपने को। ठीक है, हमको मेरे यहाँ पे एंटार्क्टिक की बात करनी है, नॉट आर्टिक। एंटार्क्टिक आइस शीट्स जो मेल्ट हो रहे हैं उसका क्या क्या हमारे पास इंस्टेबिलिटी जिसकी वजह से आ रही है, क्या क्या इंस्टेबिलिटी है वो बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 है एनालाइज द इम्प्लीकेशन ऑफ द राइजिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ द एंटार्क्टिक आइस शीट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट वेदर पैटर्न्स और ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न एंड वेदर इवेंट्स। एक्सप्लोर इट्स पोटेंशियल रैमिफिकेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड देयर इंटीग्रेट इंडिपेंडेंसीज और इंटरडिपेंडेंसीज। सो
अप्रोच में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? बाय मेंशनिंग अबाउट द हाइड्रो पावर पोटेंशियल इन द हिमालयन रीजन एंड रिसेंट इवेंट जो सॉरी है ना, हमारे पास से पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी राइजिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ द एंटार्क्टिक आइस शीट्स एंड उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है ग्लोबल स्केल में, उसके बारे में बात करेंगे। राइजिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ द एंटार्क्टिक आइस शीट एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग इंस्टेबिलिटी। इम्प्लीकेशंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग इंस्टेबिलिटी ऑफ एंटार्क्टिक आइस शीट। उसके बाद हमको बात करनी है अबाउट अगर इंस्टेबिलिटी हो रहा है तो उसका रेमिफिकेशन क्या हो रहा है ना, बायोडाइवर्सिटी पे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं, उसके परिणाम क्या हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे, इकोसिस्टम पे और उनकी इंटरडिपेंडेंसीज पे। ओके, पोटेंशियल रेमिफिकेशन ऑफ राइजिंग इंस्टेबिलिटी किसके ऊपर? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर एंड इंट्रिकेट इंटरडिपेंडेंसीज की बात करनी है भाई। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट स्ट्रेटजीज टू एड्रेस एंटार्क्टिक आइस स्टेबिलिटी। STRATEGIES strategies to address the instability। ओके, तो इंट्रोड्यूस करते हैं भाई बाय मेंशनिंग अबाउट द राइजिंग इंस्टेबिलिटी। राइजिंग इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो रहा है भाई? सी लेवल राइज हो रहा है और ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न पे कुछ इफेक्ट दिख रहा है, इकोसिस्टम का डिसरप्शन हो रहा है। ओके, so the rising instability of the Antarctic ice sheet of the Antarctic ice sheet contributes to sea level rise and it can impact the ocean circulation pattern and it disrupts what ecosystem। और इसका consequence कहाँ पे देखा जा सकता है अपने को? क्लाइमेट पैटर्न पे एंड बायोडाइवर्सिटी पे दुनिया भर में, with potential consequences for climate pattern and biodiversity worldwide। ओके, नाउ बॉडी में हम बात करेंगे अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग इंस्टेबिलिटी। implication of rising instability। पहला तो अगर मेल्टिंग होता है एंटार्क्टिक आइस का तो ओशियनिक सर्कुलेशन पे इफेक्ट आएगा, वेदर पैटर्न पे आएगा एंड रीजनल क्लाइमेट्स पे आएगा, तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन में। एंड ऑल्सो अगर फ्रेश वाटर इनपुट ज़्यादा होता है ना, कैन अफेक्ट द ग्लोबल थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन एंड इम्पैक्ट द क्लाइमेट स्टेबिलिटी।
ओके, सो ये लिख लेते हैं। ना इससे पहले एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि देखो भाई, जो अंटार्कटिक आइस होते हैं ना, अगर ये इंस्टेबिलिटी आया, सो इट कैन कंट्रीब्यूट टू द इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्टॉर्म्स एंड हरिकेन्स। ओके, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक चेंज, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में जो चेंज आएगा उसकी वजह से एंटार्कटिक आइस स्टेबिलिटी कैन contribute to the intensification of storms and hurricanes due to change in atmospheric सर्कुलेशन। ओके, और क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा रिलीज होता है स्टोर्ड कार्बन का, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज जो ये अंटार्कटिक के ग्लेशियर्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर्ड है भाई। सो अगर एंटार्कटिक आइस इंस्टेबिलिटी होती है, सो it released significant amount of stored carbon, and it can amplify global warming and climate change। और क्या क्या हो सकता है भाई, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, देखो अगर हमारे पास इनस्टेबिलिटी आया अंटार्कटिक आइस में, है ना, तो जो ग्लोबल वाटर साइकिल है ना, वो डिस्टर्ब हो जाएगा भाई, जिससे जो प्रिसिपिटेशन पैटर्न है, जो बारिश होता है ना, वो भी अल्टर हो जाएगा। सो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, कहीं पे ड्रॉट हो गया, ऐसे ऐसे कंडीशंस हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अंटार्कटिक स्टेबिलिटी disrupt the global water cycle, altering precipitation pattern and disrupt the global water pattern and increase the occurrence of extreme weather events, increasing the occurrence of extreme weather events। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस आर ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ राइजिंग अंटार्कटिक इनस्टेबिलिटी। और भी एक चीज़ ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो, अगर यहाँ पे आइस सेल्फ डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो ज़्यादा डार्क ओशन सरफेस एक्सपोज हो रहा है, जिससे क्या होगा, सोलर रेडिएशन ज़्यादा एब्जॉर्ब होंगे। तो वही तो है, सिंपल सी बात हमने जो कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं कि अगर इंक्रीज फ्रेश वाटर इनपुट आया, तो ग्लोबल थर्मोहाइलाइन सर्कुलेशन पे इम्पैक्ट होगा भाई। 3 पॉइंट लिखे हैं भाई, 3 पॉइंट काफ़ी है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट ना। अगर हम बात करें ऑन दी पोटेंशियल रेमिफिकेशन ऑफ राइजिंग इनस्टेबिलिटी, किसके ऊपर इसके रेमिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर इसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के ऊपर। Okay, so potential ramification on biodiversity and ecosystem।
पहला तो सो रेमिफिकेशन की बात करें, जब आइस मेल्ट होगा सो इट विल डिस्टर्ब व्हाट, इट विल डिस्टर्ब दी हैबिटेट, है ना, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी रहती है उसका हैबिटेट का लॉस होगा, जिससे क्या होगा, स्पीसीज का डिस्प्लेसमेंट होगा। सो मेल्टिंग आइस disrupts habitats leading to species displacement and loss of biodiversity। ओके, और क्या क्या रेमिफिकेशन हो सकते हैं, इट विल रिड्यूस द ब्रीडिंग एंड फोरेजिंग ग्राउंड्स फॉर मैराइन मैमल्स, सो उसका पॉपुलेशन अफेक्ट होगा, क्योंकि आइस सेल्फ का जब लॉस होगा, जैसे कि पेंगुइन्स हो गए वो आइस सेल्स के ऊपर रहते हैं, सो जब मेल्ट हो जाएगा वो तो क्या होगा, इट विल रिड्यूसेस द ब्रीडिंग एंड फोरेजिंग, घूमने का जगह कम हो जाएगा इनका, फोरेजिंग ग्राउंड फॉर marine mammals, reduce breeding and foraging grounds for marine mammals, affecting their populations। और हमारे पास जब आइस अल्टर हो जाएगा, बिकॉज सिंकिंग आइस अल्टर द ओशनिक करंट्स, एंड जब ओशनिक करंट्स को अल्टर होंगे तो जो प्लैंक्टॉन्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होगा, और प्लैंक्टॉन्स पे बहुत ज़्यादा मछलियाँ डिपेंड करती है भाई, प्लैंक्टॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन उनका अफेक्ट हुआ तो जो फूड वेब है, एंटायर फूड वेब, वो अफेक्ट हो जाएगा। सो सिंकिंग आइस alters the ocean current and it impacting the distribution of plankton and disrupting the entire food web। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे ले सकते हो भाई कि ये अफेक्ट करेगा ओशियन के स्ट्रेटिफिकेशन को, तो जिससे जो मैरीन इकोसिस्टम है वो अफेक्ट होंगे, एंड ऑल्सो जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं उनको इंटेंसीफाई कर देगा, मतलब उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उसको उनको उसके इंटेंसीफाई कर देगा, बिकॉज एंडेमिक स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं और वहाँ पे अगर हैबिटेट लॉस हुआ तो ख़त्म ही हो जाएंगे एक तरह से, है ना। सो लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे मेंशनिंग दैट हमको क्या करना है भाई, एड्रेस करना है ये कॉन्सिक्वेंसेस को। ओके, एड्रेसिंग दी consequences of Antarctic ice sheet instability, it involves what, involves cutting, जब हम ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम करेंगे सो उससे क्या होगा भाई, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, और हमको क्या करना है भाई, ग्लोबल कोलैबोरेशन पे फोकस करना है। तो देखो हमेशा याद रखना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए मैक्सिमम कंक्लूजन में आप खास करके जियोग्राफी के या फिर इन्वायरमेंट कंक्लूजन में ये सब लिख सकते हो, कोलैबोरेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड ओशन मैनेजमेंट अप्रोच। ओके, सो ये सब चीज़ को हम एड्रेस करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे भाई, जब हम कटिंग ग्रीन हाउस गैस करेंगे, क्लाइमेट एक्शन में कोलैबोरेशन करेंगे एंड ओशन मैनेजमेंट अप्रोच लेंगे, तभी जब हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एंटार्क्टिक आइस शीट के उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 18 था भाई। क्वेश्चन नंबर 19 है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द यूथ इन इंडिया। सोसाइटी से क्वेश्चन है ये, है ना, साफ साफ मैंशनड है भाई, ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन वाला, है ना, ग्लोबलाइजेशन वाला जो टर्म है वो साफ साफ मेंशन्ड है
ना इंडियन सोसाइटी के अंदर, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो देखो इसी प्रकार हमको सिलेबस वाइज हमको टॉपिक समझना है भाई। ग्लोबलाइजेशन जो सिलेबस में इंडियन सोसाइटी के पेपर में मतलब GS1 में साफ साफ मेंशन है, तो उसको हमको समझना है कि भाई जो जो मेंशन है उस पर हमारे पास आंसर रेडी होने चाहिए, उस रेफरेंस में हमको आंसर बनाने हैं। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन पे बेस्ड है, सिलेबस के टॉपिक्स पे बेस्ड है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप कंटेंट, जब भी ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कंटेंट यहाँ से लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन यहाँ से लिख सकते हो, कंक्लूजन यहाँ से लिख सकते हो। ओके, आपको पानी की तरह बनना है भाई। पानी को जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले जाता है, बस उसी प्रकार का आपको कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन में डालो उसको उसका शेप दे दो। सो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करनी है ऑन यूथ। इंडियन सोसाइटी में भी कौन सा, यूथ पे फोकस करना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द रोल दे कैन प्ले इन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर ग्लोबलाइज्ड इन नेचर। मतलब यूथ जो है उनका रोल बताना है, कैसे वो और ज़्यादा ग्लोबलाइज करते हैं इस चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें अप्रोच देखते हैं। अप्रोच में क्या होगा भाई, अप्रोच में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय मेंशनिंग अबाउट द की टर्म। यहाँ पे जो मेंशनड है, एक तो है अपने पास ग्लोबलाइजेशन और एक है ग्लोकलाइजेशन। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं जैसे कि ग्लोबलाइजेशन, उसकी बात करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे एंड ग्लोकलाइजेशन की बात करेंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन यूथ एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडियन यूथ। पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन यूथ। लेकिन हमको बस बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, जब तक एग्जाम्पल्स ना दे तो आंसर अधूरा होता है। उसके बाद हमको बात करनी है कि कहाँ पे यूथ कैन हार्मोनाइज ग्लोबलाइजेशन विथ लोकल कस्टम्स। areas where youth can harmonize globalization with local ग्लोबलाइजेशन प्लस लोकल कस्टम, जिसको हमने क्या बोला है, ग्लोकलाइजेशन। लोकल कस्टम मतलब जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको दुनिया के लोग फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लोकलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल कल्चर इज कॉल्ड ग्लोकलाइजेशन। ओके, सो उसके बाद हम कंक्लूजन में कंक्लूड करेंगे, छोटी सी सब जो ऊपर में जो बताया है उसको सुटेबली बता के कंक्लूड कर देंगे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ग्लोबलाइजेशन देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब हमको पहले समझना है और उससे पहले तो हमको ये समझना है, हमको ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है मेन उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन क्वेश्चन के रेफरेंस में बात करना बहुत जरूरी है भाई। ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट on youth in India because it shapes their aspirations, opportunities and challenges. On the youth in India, shaping their aspirations, opportunities। भाई इंडिया के लोग जो जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं वो है ही क्या, इट इज़ जस्ट ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो जो योगा है पूरी दुनिया में इसको चलाया, जो लोकल कल्चर था उसका ग्लोबल एप्लीकेशन इज कॉल्ड ग्लोकलाइजेशन। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया का यूथ, हमको ये बोला ग्लोबलाइजेशन क्या, हमको ये बोला ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट बताना है इंडिया के यूथ के ऊपर। सो ये बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है उनके एस्पायरेशंस को, उनके अपॉर्चुनिटीज़ को एंड चैलेंजेस भी प्रोवाइड करता है भाई, उनकी चैलेंजेस को ये शेप करता है। ओके, तो हमको बात करनी है इसकी। एंड द यूथ इन इंडिया एज एन एजेंट ऑफ चेंज हैव सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर ग्लोकलाइज्ड। मतलब व्हाट इज ग्लोकलाइजेशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोबल एंड लोकल एलिमेंट एंड द यूथ इन इंडिया as agents of change
मेक द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर ग्लोकलाइज्ड। ग्लोकलाइज्ड का मतलब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल कल्चर, ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल कल्चर। ओके, सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया ना। हमको बात करना है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन यूथ इन इंडिया। पॉजिटिव्स की बात भी करनी है भाई एंड नेगेटिव्स की बात करनी है। चैलेंजेस भी लाता है एंड अपॉर्चुनिटीज भी लाता है। सो opportunities for youth due to ग्लोबलाइजेशन। पहला है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लाता है भाई, यूथ को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हैज़ substantially changed the job market in India। ग्लोबलाइजेशन हैज़ बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है भाई जो स्टॉक मार्केट है, मेनली इसकी बात यहाँ पे कर सकते हैं हम। सब्सटेंशियली चेंज्ड द जॉब मार्केट इन इंडिया। और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, ग्लोबल कल्चर से एक्सपोजर करता है। और ये क्या करता है भाई, एक्सेस टू एजुकेशन। आज यूट्यूब से या ग्लोबलाइजेशन से तो क्या पा रहे हैं भाई, ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ते हैं वो चीज़ हम भी पढ़ पा रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन हैज़ फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। ग्लोबलाइजेशन हैज़ facilitated the exchange of knowledge and educational opportunities। और क्या हुआ भाई, हमारा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिला बिकॉज ऑफ दी ग्लोबलाइजेशन। तो जो यूथ है वो आज टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाए हैं भाई। ओके, बिकॉज इट एक्सेलरेटेड द ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर्टिकुलरली इन द डिजिटल स्फीयर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है एंड ग्लोबल एडवांसमेंट पर्टिकुलरली इन दी डिजिटल स्फीयर, जैसे कि फ़ोन्स हो गए भाई। उसके बाद हम बात करते हैं बेटर एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट हमको देखने को मिला। सो इंक्रीज अवेयरनेस आया एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये सब हमारे पास क्या होगा, एक अपॉर्चुनिटीज़ हो गए। नाउ ग्लोबलाइजेशन के कुछ चैलेंजेस भी हैं भाई। के चैलेंजेस विथ ग्लोबलाइजेशन, चैलेंजेस में हमारे पास क्या क्या है भाई, ग्लोबल कंज्यूमरिज्म हो गया, जैसे अमेरिका का जो स्मार्टफोन है सब वहाँ पे लेते तो हम भी ये लेंगे। सो ग्लोबल कंज्यूमरिज्म आया, दैट इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न प्रोडक्ट, है ना। हम लॉरियल पेरिस का ही हम क्या शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। सो ये सब क्या है भाई, दिस आर व्हाट ग्लोबल कंज्यूमरिज्म।
और क्या क्या है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट भी आया बिकॉज हमारे जॉब्स वहाँ से ले जा रहे हैं, बिकॉज ऑटोमेटिक वहाँ पे लोग कम है तो वहाँ की डिजिटल चीज़ें यहाँ पे जब आ रही थी यहाँ की नौकरी चली जा रही है भाई। सो एम्प्लॉयमेंट एंड इनसिक्योरिटी in the job market because of the automation. Because of technologies such as automation। और बताइए भाई, जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी के स्ट्रक्चर है, सोशल टाइज होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, वीकेंड हो रहे हैं भाई। सो ग्लोबलाइजेशन वीकेंड ट्रेडिशनल कम्युनिटी स्ट्रक्चर्स एंड सोशल टाइज। तो ये सब हो गया ग्लोबलाइजेशन। हमको ये बात करनी है कि यूथ का क्या रोल है भाई। उसके बाद हमको पहला पार्ट तो हमने देख लिया जो क्वेश्चन का था, हमको बात करनी है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन यूथ। तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब अपॉर्चुनिटीज, नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब चैलेंजेस की बात कर ली। नाउ हमको बात करना है द रोल ऑफ यूथ जो कि ये प्ले करते हैं इन ग्लोबलाइजेशन, मतलब जो लोकल कल्चर है उसको ग्लोबलाइज करने में क्या क्या रोल रहा है यूथ का, उसके बारे में बात करनी है। So role of youth in making, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेकिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर ग्लोबलाइज्ड। ओके, रोल ऑफ यूथ इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन मोर ग्लोबलाइज्ड। सो हमारे पास यूथ जो है वो ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन को मोर ग्लोबलाइज कर सकते हैं। कैसे? बाय कंसंट्रिंग अपॉन, बाय कंसंट्रिंग मतलब जो कल्चर प्रिजर्वेशन है उस पर ज़्यादा फोकस करके। जैसे कल्चर प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे भाई, ऑर्गेनाइज करेंगे इवेंट वर्कशॉप, है ना, जिससे हम लोकल कल्चर को सेलिब्रेट करें, तो वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा उसका। ओके, सो कल्चरल प्रिजर्वेशन सच एज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, कल्चर प्रिजर्वेशन सच एज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, workshops and initiatives that celebrate local culture while incorporating global influence। और क्या कर सकते हैं भाई हमारे पास, है ना, तो जो यूथ है वो क्या कर सकता है, प्राइवेसी को ध्यान दे सकता है, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर सकता है, कल्चर एक्सचेंज कोलैबोरेशन में फोकस कर सकता है। सो यूथ कैन फोकस इन कल्चरल एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन, जिससे जो लोकलाइज जो लोकल कल्चर है वो ज़्यादा ग्लोबलाइज होगा। और भी हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव एंगेजमेंट पे हमको ध्यान देना है यूथ को। एक्टिव एंगेजमेंट किसके ऊपर, इन सिविक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस। उसके बाद हम यहाँ पे फोकस कर सकते हैं ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक तरह से हेल्प करेगा इन दी ग्लोबलाइजेशन ऑफ लोकल कल्चर, जो कि सॉल्व करेगा किस किस प्रॉब्लम को भाई, सोशल प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है, इन इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, है ना, क्योंकि हमारे पास ग्लोबलाइजेशन से इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज मिल रहे हैं। तो जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या करता है, इट टॉक्स अबाउट सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स और सॉल्विंग दी सोशल प्रॉब्लम्स
It talks about solving the social problems of a society. Social problems society might हैव यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। जब हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो एआई है वो अच्छा भी है और उसका हमारे पास गलत तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है, तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ध्यान देता है। प्रॉब्लम्स अ सोसाइटी माइट हैव यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट हमारे पास जरूरी क्या है भाई, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्योंकि इनिशिएटिव तो बना देगा गवर्नमेंट, उसको अगर ठीक से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कैसा क्या फायदा उसका। सो बाय एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस इनिशिएटिव्स, है ना, जो हमने ऊपर बताया है, जैसे कि हमारे पास जो इवेंट्स होंगे, वर्कशॉप्स होंगे, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ हमारे पास ध्यान देना है, तो जब उनमें पार्टिसिपेट करेंगे सो द यूथ कैन कंट्रीब्यूट टू मेक ग्लोबलाइजेशन more localized by blending the global perspective with local values. Okay, so by actively participating in these initiatives, the youth can contribute to making globalization more localized by blending global perspectives with local values. ओके, सो ये क्वेश्चन कौन सा था भाई? क्वेश्चन था 19 का, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द यूथ इन इंडिया। तो हमने बात की इसकी, एंड द रोल दे कैन प्ले इन मेकिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर लोकलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या है भाई? हाउ डज पॉपुलेशन एजिंग इंटरसेक्ट विद पॉवर्टी, है ना, हाउ डज पॉपुलेशन एजिंग इंटरसेक्ट विद पॉवर्टी एंड व्हाट आर द की डेवलपमेंटल इश्यूज दैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, जब पॉपुलेशन बूढ़ा हो रहा है और पॉवर्टी भी है, तो उसके साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्या क्या डेवलपमेंटल इशू आते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, सो फिर से पढ़ते हैं, हाउ डज पॉपुलेशन एजिंग इंटरसेक्ट विद पॉवर्टी, दोनों कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, एंड व्हाट आर द की डेवलपमेंटल इशूज that arises as a result of this convergence। so जो हमारा अप्रोच होगा इस क्वेश्चन का, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय गिविंग अबाउट पॉपुलेशन एजिंग एंड कुछ एग्जांपल्स देंगे इसके भाई, इंडिया के अंदर बात करेंगे। सो वो बात करनी है अबाउट दी पॉपुलेशन एजिंग एंड द कन्वर्जेंस ऑफ राइजिंग पॉवर्टी रेट्स विद पॉपुलेशन एजिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ राइजिंग पॉवर्टी रेट्स विथ पॉपुलेशन एजिंग के साथ। बॉडी में हमको क्या बात करनी है भाई? बॉडी में बात करना है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग ऑन पॉवर्टी एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन पॉपुलेशन एजिंग। ठीक है, दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट देखना है। इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन पॉपुलेशन एजिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग ऑन पॉवर्टी, इसके बारे में बात करना है। उसके बाद हमको क्या बात करना है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं जब इन दोनों का कन्वर्जेंस होता है, उसके बारे में हमको बताना है। सो डेवलपमेंटल इश्यूज जब पॉवर्टी और पॉपुलेशन का पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एजिंग का जब कन्वर्जेंस होता है तो क्या क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आते हैं, उसके बारे में बताना है। लास्ट में जब हम कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में हम बताएंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंजेस, importance of
एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस, जो चैलेंजेस हैं, जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसको सो इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, द डेमोग्राफिक डिविडेंड एंजॉयड बाय इंडिया में शून शिफ्ट, जो आज इंजॉय कर रहा है में शून शिफ्ट विथ अ यंग पॉपुलेशन, जो अभी हमारे पास है जिसमें एवरेज है 27-25 ईयर। ओके, सो पॉपुलेशन गोइंग और गिविंग वे है ना टू एजिंग वन, जो यंग पॉपुलेशन है इट इज गिविंग वे टू एंड aging one, which could be a cause of concern। ओके, सो जो शिफ्ट हो रहा है वो एक तरह से दिक्कत है भाई, है ना, यंग पॉपुलेशन से टू दी एजिंग वन। तो इस तरह हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ हमको बात करनी है सम की कॉज ऑफ पॉवर्टी अमंग दी ओल्ड एज। इसको छोड़ो भाई, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। पहले तो हमको बात करना है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी ऑन पॉपुलेशन एजिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एजिंग ऑन पॉवर्टी। ओके, सो growing older significantly increase the likelihood of going into or staying in poverty, because जो ओल्ड एजेस में की कॉज है उसका कारण क्या है उसके बारे में बात करते हैं। की causes of poverty among old age include, पॉवर्टी का चैलेंज क्या है, बिकॉज ओल्ड एज में एम्प्लॉयमेंट ठीक से नहीं मिल पाता यार, काम ठीक से नहीं मिल पाता। सो एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस ना, बिकॉज पीपल रिड्यूस देयर वर्किंग आवर्स और क्वाइट वर्किंग इन देयर लेटर ईयर्स, या फिर एल्डरली पीपल हु रिमेन एट वर्क में अर्न लो वेजेस। एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस में एग्जांपल है भाई एल्डरली पीपल हु रिमेन एट वर्क में अर्न लोअर वेजेस। सो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट चैलेंज पे गरीबी आती है, और रिटायरमेंट में सेविंग्स नहीं होती, उसकी वजह से भी यहाँ पे इनएडुकेट रिटायर सेविंग्स की वजह से हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, पॉवर्टी आती है, एंड ऑल्सो पुअर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, एंड ऑल्सो जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दी एज। हेल्थ केयर expenses because of health issues arising with aging। ओके, एडुकेट रिटायरमेंट सेविंग्स, तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज में गरीबी आ जाती है भाई। और हमको ये भी देखना है कि पुअर जो होते हैं, poverty has a significant impact on the population aging। कैसे? बिकॉज poverty मतलब लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ओल्ड एज जो है वो भी poverty का अफेक्ट करता है, poverty भी ओल्ड एज का अफेक्ट करता है। तो हमको उसके बारे में बात करना है भाई। poverty impact on population एजिंग। पहला तो पॉवर्टी की वजह से क्या आता है भाई, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन,
और क्या दिक्कतें हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी होती है, सो लैक ऑफ फाइनेंशियल FINANCIAL financial security, and also it reduces or reduced opportunities ड्यू टू पोवर्टी, गरीब लोगों को कोई ध्यान नहीं देता, एंड ऑल्सो एक्सप्लॉयटेशन के साथ वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है भाई, तो सब लोग गरीब को प्रताड़ित करते हैं, सो इट हैज़ पोवर्टी लीड्स टू ग्रेटर वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉयटेशन, और खास करके तो एजिंग पॉपुलेशन को, यार माँ बाप को बच्चे भूल जाते हैं, मैक्सिमम ऐसा देखने को नहीं मिलता बट बहुत जगह ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं हमको बात करनी थी। जो क्वेश्चन ने पहला पार्ट पूछा था, हाउ डज पॉपुलेशन एजिंग इंटरसेक्ट विद पोवर्टी, पोवर्टी का इम्पैक्ट पॉपुलेशन एजिंग पे देखा, पॉपुलेशन एजिंग का इम्पैक्ट पोवर्टी पे देखा। नाउ हमको बात करनी है सेकंड पार्ट की, जिसमें बोला कि डेवलपमेंटल इश्यूज जो आ रहे हैं इसके कन्वर्जेंस की वजह से, सो उसकी बात करते हैं। सो द की डेवलपमेंटल इश्यूज की due to कन्वर्जेंस इज व्हाट, पहला तो इकोनॉमिक बर्डन आता है भाई, इकोनॉमिक बर्डन किसके ऊपर भाई, अगर ओल्डर इंडिविजुअल्स रहेंगे पॉवर्टी में, है ना, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है इन सोसाइटी, बिकॉज बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना पड़ता है, सरकार ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है उसके ऊपर, सो द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल से काम करते हैं, इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि 15 मार्क्स में फ्लो चार्ट बहुत कम बनाया हमने। सो की डेवलपमेंटल इश्यूज ड्यू टू कन्वर्जेंस of poverty and aging population। ओके, सो इसमें क्या क्या है भाई हमारे पास, सबसे पहले तो इकोनॉमिक बर्डन आता है यार सोसाइटी के ऊपर, जब ओल्ड एज पॉपुलेशन जो कि गरीब है, और क्या भाई, हेल्थ केयर एंड लॉन्ग टर्म केयर पे दिक्कतें आती हैं। ओके, ओल्डर पीपल नीड्स ग्रेटर हेल्थ केयर नीड्स एंड रिक्वायर लॉन्ग टर्म केयर सपोर्ट, ग्रेटर हेल्थ केयर नीड्स, और इंटीग्रेशनल डायनेमिक्स देखने को मिलता है, मतलब पॉपुलेशन एजिंग जब होता है, इट कैन स्ट्रेन इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप एंड डायनेमिक्स, स्ट्रेन्स इंटर जनरेशनल, मतलब माँ बाप को ध्यान नहीं देते भाई रिलेशनशिप, लेकिन जो कि बहुत कम होता है इंडिया में, लेकिन आज भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कल्चर जो कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। सो स्ट्रेन्स इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप, okay, and greater healthcare rate, and it requires long term care support। okay, and also इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूँ भाई, छोटा छोटा इसको ऐसे लिखते हैं ना यार। ओके, ट्रेन्स इंटर जनरेशनल रिलेशनशिप एंड डायनामिक्स,
और क्या क्या इम्पैक्ट है भाई? इकोनॉमिक बर्डन ऑन सोसाइटी, और है ना हमारे पास डिमांड फॉर केयर गिविंग एंड सपोर्ट सिस्टम इंक्रीज, डिमांड फॉर केयर गिविंग एंड सपोर्ट सिस्टम क्रीजेस। तो ये मेन 4 चैलेंजेस हो गए भाई हमारे पास, की डेवलपमेंटल इश्यूज हो गए ना। उसको सिर्फ बता के कुछ नहीं होगा भाई, हमको क्या करना है, कैसे एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बताना है। ओके, सो एड्रेस कर सकते हैं बाय स्ट्रेंथनिंग दी सोशल प्रोटेक्शन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, सो सॉल्यूशन में कंक्लूजन में सॉल्यूशन देके कंक्लूड करेंगे। सो बाय एड्रेसिंग दी challenges with strengthening social protection and promoting financial literacy. Okay, work toward creating inclusive and supportive environment। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन क्या था? हाउ डज पॉपुलेशन एजिंग इंटरसेक्ट विद पॉवर्टी एंड व्हाट आर द की डेवलपमेंटल इश्यूज दैट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कन्वर्जेंस। हमने ये बात कर लिया, तो ये हो गया जीएस पेपर 1 टेस्ट नंबर 3।